यस गाइस, अपन ने क्या पढ़ा? गोल्डन रूल, इनकम इज अर्नड इन, टैक्स्ड इन, बरोबर। ये रूल के कुछ एक्सेप्शन। पहला वाला एक्सेप्शन, प्रीवियस ईयर इज ईयर ऑफ डिस्क्लोजर। उसमें सबसे पहले सेक्शन 68 किसके बारे में बात करता है? कैश क्रेडिट। अब वो सेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना पहले। Where any SAC is found that in books of accounts any amount is credited, SAC is not able to explain, or explanation given by SAC is not sufficient, assessing officer shall regard that amount as income. वापस बोलता हूँ, where any amount is found to be credited in books of accounts of SAC and explanation given by SAC is insufficient, or no explanation is given by SAC, then such amount shall be regarded as income. बराबर। ये क्या बोलता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट लिखी हुई है जिसका एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर ने मांगा, ये कहाँ से आई और आप बता नहीं पाए, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। अब आप लोग तो आर्टिकलशिप करते हो, आर्टिकलशिप के अंदर किसी ने देखा होगा तो उसके अंदर जैसे कभी कभी कैसा होता है, अपन रिटर्न फाइल करने के पहले क्लाइंट का सब बुक्स वगैरह बनाते हैं। अब उसमें क्या है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ जाता है। प्रॉफिट के लिए एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे, एक्सपेंस के लिए कैश चाहिए, पर कैश उतना है ही नहीं, तो अपन क्या दिखाते हैं? लोन फ्रॉम दिव्या। बाद में जब पैसा आता है तब लोन रिपेड। मतलब यू हैव क्रेडिटेड एनी एक्स नेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अमाउंट रिसीव्ड। अब आपको भी नहीं मालूम कौन है, बराबर। अभी अपने बैच का असेसिंग ऑफिसर किसको बनाते हैं? प्रणय को। प्रणय अपना असेसिंग ऑफिसर है, सीधा साधा भोला भाला मानुस, बराबर। तो प्रणय इज असेसिंग ऑफिसर इन ऑल आवर लेक्चर्स। तो मैं असेसिंग ऑफिसर बोलूंगा तो कौन? प्रणय, बराबर। तो क्या हो गया कि प्रणय ने क्लाइंट किसको बनाया? अच्छा वाला हितेश को बनाया, उल्लासनगर.com, बराबर। तो हितेश क्या था कि अपने बुक्स में प्रॉफिट कम करने के लिए ऐसी अमाउंट दिखाता था कैश में रिसीव्ड, और जब कैश आता था पेड। असेसिंग ऑफिसर प्रणय ने पूछा, ये जो आपने अमाउंट लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम दिव्या, ये कौन सी दिव्या है? तो हितेश बोला, कौन सी दिव्या है? गुड क्वेश्चन। अरे वो अपने साथ दिव्या, वो वाली दिव्या। अच्छा, वो दिव्या जो तेरे बाजू में बैठती थी? बोले हाँ। प्रणय ने फटाफट फोन लगाया, दिव्या तुमने हितेश को कुछ 3 लाख रुपए कैश में दिए हैं? बोले नहीं, हितेश को मैंने काय को दिए, मैं काय को दूंगी। ठीक है, दोस्त है, बाजू में बैठता था, पैसे वैसे का हिसाब किताब नहीं करते। सिर्फ क्या है, मेरे को डाउट आया तो कोई सुनने वाला चाहिए, बाकी बैच में कोई सुनता नहीं है बोल के मैं उसके बाजू में बैठती थी। बाकी बैच में तो किसी को डाउट भी पूछो तो हंस के निकाल देते थे, ये कम से कम मेरा डाउट सुनता था। आई यूज्ड टू फील गुड। तो कोई पैसा नहीं दिया। तो असेसिंग ऑफिसर बोला, देखो बोल रही है नहीं दिया। अरे वो दिव्या नहीं रे, तू आया था उसके पहले एक और दिव्या मेरे बाजू में बैठी। मैं बचपन से स्कूल से दिव्या नाम वालों के साथ ही बैठा हो जाता ताकि मेरी दृष्टि दिव्य हो जाए, वो वाली दिव्या। असेसिंग ऑफिसर ने बोला, आप मुझे बताओ किधर से पैसा आया। He was not able to explain। तो वो जो इसके बुक्स में क्रेडिट किया हुआ है 3 लाख रुपया, वो असेसिंग ऑफिसर इसकी इनकम कंसिडर कर लेगा। मतलब खुद का ही पैसा था, दूसरे के नाम से बुक्स में क्रेडिट दिखाया और बाद में रिपे कर दिया, बरोबर। ये ऐसा कॉमन झोल होता है, बरोबर। सेक्शन 68 के नीचे क्लियरली लिखा हुआ है एक एक्सेप्शन, इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जो लिस्टेड नहीं होती, उनको क्लोजली हेल्ड कंपनीज बोलते हैं। तो इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज, द कंपनी crediting any amount as share capital has to explain the source of such money in the hands of shareholder also। मतलब समझो मैं एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हूँ, मेरे शेयर सब्सक्राइब किए समझो अंडी ने, तो अंडी ने मेरे शेयर सब्सक्राइब किए, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसके पास पैसे कहाँ से,
अगर मैं बता नहीं पाया इसके पास कहाँ से पैसे आए हैं, तो वो मेरे बुक्स में जो क्रेडिट है मेरी इनकम हो जाएगी। किसके केस में? क्लोजली है, मतलब जो लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, बरोबर। बट वेयर एंटिटी इज वेंचर कैपिटल फंड एक्सेट्रा, इसको रेगुलेटेड एंटिटीज बोलते हैं, जो सेबी में रजिस्टर्ड होती है और सेबी उनको परमिशन देती है। इन दैट केस इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम। उनको छोड़ के बाकी सब केस के अंदर इनकम कंसिडर हो जाएगा, अगर आप शेयर होल्डर के हाथ में पैसा कैसा है वो समझा नहीं पाए तो, बरोबर। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कैसे होते हैं, समझो मेरी कंपनी के शेयर मैंने इशू किए, मुझे सब्सक्राइब करवाने हैं, मुझे पता है मेरा सब्सक्रिप्शन होते शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे बाद में बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, 1,00,000 रुपया हितेश को दूंगा, 1,00,000 रुपया दिव्या को दूंगा, 1,00,000 रुपया इसको दूंगा, 1,00,000 रुपया विवेक को, सबको दूंगा, उनका शेयर सब्सक्राइब करो। मेरे ही शेयर है, इनके नाम से एप्लीकेशन डलवा रहा हूँ, तो वो सब बेनामी टाइप्स बोलते हैं ना, वैसा सब ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, अनडिस्क्लोज्ड, मतलब मेरा ही पैसा मैंने वाइट बनाने के लिए एप्लीकेशन अलग अलग नाम से ली और मैं आदमी को ही प्रूफ नहीं कर पाया, तो वो मेरे हाथ में इनकम हो जाएगी, बरोबर। पहला सेक्शन समझा। सेक्शन 68 की खास बात क्या है कि इसमें उन्होंने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अमाउंट ढूंढी जो टैक्स कर ली, हाँ है ना, जो मैंने बोला समझा। मैं सेंटेंस ऑफ इट बोलता हूँ, वेयर any amount is found to be credited in books of accounts of SSE, SSE is not able to furnish any explanation or explanation furnished by SSE is insufficient, then such amount shall be regarded as income of SSE. Correct? Very clear. Section 69, unexplained investment. Unexplained investment मतलब यहाँ पता नहीं है। मैं और प्रणय एक दिन आया मेरे से मिलने के लिए, बोले सर कैसे हो, मैंने कहा बस बढ़िया। बोले सर यार बहुत दिन हो गए अपन रितेश के यहाँ पे गए नहीं। मैंने कहा कौन रितेश? बोले सर वही जिसका कोई दोस्त नहीं था पर सब दिखाते थे दोस्त है। अच्छा, मैंने कहा वो जिसकी गुडविल बड़ी खराब थी, मतलब गुडविल थी नहीं इन शॉर्ट। बोले हाँ सर वही। बोले सर बहुत दिन हो गए, बेचारा सीधा साधा था, अपन चले एक दिन मिल के आए। मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा यार चलेंगे कैसे? बोले सर मैं लाया हूँ ना, मेरे पास है। मैंने कहा क्या? बोले साइकिल पे चलेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली असेसिंग ऑफिस है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैं प्रणय दोनों साइकिल पे गए, जब तक रितेश क्या था थाना में शिफ्ट हो गया था। तो रितेश के घर पहुंचे हम लोग, बैल बजाई, रितेश ने दरवाजा खोला। बोले क्यों आए? मैंने कहा आपसे मिलने, चाय कॉफी पी रहे आप क्या? बोले नहीं चाय पत्ती खत्म हो गई, कॉफी भी खत्म हो गई, दूध भी नहीं है। प्रणय बोला अरे बेशरम, थोड़ा तो इज्जत कर, बिठा तो ले अंदर, बुला के तो ना बोल, पानी तो पिला। बोला ठीक है। तो अंदर गए, रितेश ने नीचे चटाई बिछाई, बोला बैठो। तो प्रणय के मन में डाउट आया, बोले सर यार ये सोफे लगे हैं, इस पे बिठाने की जगह चटाई पे बिठा रहा है अपने को, क्या रीजन है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम। मैंने कहा जिधर बोला बैठ जाओ उधर। बोले सर थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। अरे मैंने कुछ अजीब नहीं। तो इसकी नजर गई कि इसके घर में साइड में बहुत सारे पेपर की थप्पी लगी थी। तो रितेश को पूछा ये क्या है? बोले तू तो कांदे बटाने का काम चालू कर चलता था तेरा, तो ये पेपर की रद्दी का काम चालू किया? बोले नहीं रे ऐसे ही है, तू जाने दे। ये पानी लेने गया, पढ़ने से कंट्रोल नहीं हुआ। प्रणय ने पहला पेपर उठा के देखा, FD ऑफ ₹2 लाख इन नेम ऑफ रोहित। दूसरा उठा के देखा, FD ऑफ ₹5 लाख इन नेम ऑफ जागृति, FD ऑफ ₹5 लाख इन द नेम ऑफ पांडे जी, FD ऑफ 3 लाख प्रणय के नाम पे। सबके नाम पे FD बना के रखी है। प्रणय बोला मैंने कभी बनाई FD, मेरे को भी नहीं मालूम। मतलब ये जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया सर, ये खुद का पैसा दूसरों के नाम से। असेसिंग ऑफिसर समझ गया ये अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट्स है। फटाफट नीचे गया, साइकिल ली, ऑफिस गया, ताला खोला, लेटर लिखा, प्रिय एसएससी, यू आर फाउंड टू बी ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट which are not disclosed in your balance sheet. रिटर्न चेक किया तो बैलेंस शीट में लिखा था 5,000 की FD, 15,000 की ज्वेलरी, 2 लाख का मकान, ऐसे करके बैलेंस शीट दी थी इसने। तो असेसिंग ऑफिसर को समझ गया ये क्या है, अनडिस्क्लोज्ड, जो इसने किसी को बताई नहीं। वो अमाउंट रितेश के हाथ में क्या हो जाएगी,
tax income. बरोबर. Where any assessee is found to be owner of any investment which are not recorded in books of accounts, explanation furnished by assessee is insufficient or no explanation is furnished, then such amount of investment shall be regarded as income of assessee in previous year in which it is disclosed. जब पता चला उस साल की इनकम. बरोबर. समझा क्या ये? हाँ या ना? हाँ. फिर आया पढ़ना एक दिन मिलने, बोले सर यार बहुत दिन हो गए यार, किधर गए नहीं मिलने के लिए. मैंने कहा हाँ वो बात तो है. बोले आपको पता है अपने क्लास में एक 1.5 फुट आती थी बटकी लड़की. मैंने कहा कौन? बोले वो पांडे जी करके आप बुलाते थे. मैंने कहा हाँ. बोले सर चलो यार अपन उसके यहाँ चल के आते, चाय कॉफी पी के आते. मैंने कहा ठीक है चल. मैंने कहा साइकिल लाया. बोले हाँ. साइकिल पे डबल सीट हम गए दोनों. पांडे जी के घर के उधर गए, बिल्डिंग में गए, बैल बजाई. तो पांडे जी दरवाजा बोला क्या काम है? हमने कहा चाय पीने आए. कोई चाय नहीं. मैंने कहा अभी समझा रितेश की आपकी दोस्ती क्यों थी. दोनों एक जैसी हरकतें करते हो. बोले सर ऐसा ही है. मैं तो प्रणय बोला अरे बेशरम अंदर बुला, पिटा, पानी पिला, फिर तो ना बोल. बोला ठीक है. चटाई निकाली, आंगन पे बिठाई. प्रणय को डाउट. बोले सर सोफे इतने सारे. फिर चटाई पे बिठा रही है अभी. मैंने कहा मुझे नहीं मालूम. बोले मैं तो सोफे पे ही बैठूंगा सर. बोले इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ. मैंने कहा बैठ जा. मैं तो नहीं बैठू, मेरे को तो पांडे जी से डर लगता है. मैंने कहा. बोले अच्छा. प्रणय सोफे पे बैठा और बैठते से वापस खड़ा हो गया. मैं बोला क्यों? बोले सर कुछ तो नीचे चुभ रहा है. मैंने कहा क्या चुभ रहा? बोले सर मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा. मैंने कहा देख भाई चेक कैसे करेंगे, सोफा फाड़ना पड़ेगा. बोले सर मैं ऑफिसर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इसने सोफा फाड़ा, देखा तो नीचे स्प्रिंग के ऊपर डायमंड जमाए हुए थे ऐसे. तो वो जो डायमंड थे वो प्रणय को चुभ रहे थे. भारी करके ना नुकीले डायमंड. फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई, पांडे जी का नालायक बेटा आया. वो बेटा कंचे खेल रहा था. ऐसे खेलते थे बचपन में, याद है कि नहीं याद है? तो वो कंचे खेल रहा था. बोला अंकल मैं मार रहा हूँ कंचा, आप जरा इसको रोको पकड़ो. प्रणय बोला ठीक है. उसने ऐसे जोर से मारा, प्रणय के यहाँ पे आके घुस गया. प्रणय बोला कंचा पहली बार अटका है, निकाला तो डायमंड. मतलब बेटा डायमंड से कंचे खेल रहा है. प्रणय की नजर गई अलमारी पे, देखा कि अलमारी पे हैंडल सोने के, हैंडल के आजू बाजू डायमंड फिट किए हुए. अंदर अलमारी में कांच की जगह डायमंड की प्लेट लगी हुई है जिसपे सब सामान रखते. प्रणय बोला सर कुछ गड़बड़ है. फटाफट साइकिल गया लेके ऑफिस. खोला, देखा पांडे जी की बैलेंस शीट में लिखा हुआ था गोल्ड ज्वेलरी 25,000. प्रणय बोला सर ये तो घोटाला है. उसने लेटर भेजा, प्रिय एसएससी यू आर फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी गोल्ड बुलियन ज्वेलरी not disclosed in books of accounts, same shall be regarded as income. बरोबर. मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ना, तो इसकी क्या हो गई? इनकम. बरोबर. ये समझ में आया अपने को? मतलब जो चीज हम बताते नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उनके हाथ में आ जाती है तो वो इनकम हो जाती है. फिर उसके बाद में तीसरा अनएक्सप्लेन्ड, पार्टली एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट गोल्ड बुलियन ज्वेलरी. सपोज करो ये एग्जाम्पल में अभी पांडे जी ने ज्वेलरी रिकॉर्ड करके रखा है बुक्स में 5 लाख का, पर घर पे जो मिला वो 25 लाख का. तो इनकम कितनी? 20 लाख. 25 माइनस 5. बरोबर. ऐसे ही रितेश ने इन्वेस्टमेंट घर पे रखा था 50 लाख का, लेकिन उसके बैलेंस शीट में एफडी था 5 लाख का. तो इनकम कितनी? 45 लाख. वेरी क्लियर. यानी दैट पार्ट विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड या अमाउंट विच इज एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी रिगार्डेड एज इनकम. ये समझा? फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो है, जैसे अभी देखो
अभी देखो जागृति मायूस बैठी है, बोल रही है मेरे पे तो कोई एग्जाम्पल देता ही नहीं। पहले फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, फिर सेकंड पे शिफ्ट किया मेरे को किसी ने, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, अब पता नहीं फिफ्थ, और फिर बाहर क्लास के। बोले कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी, कोई भाव ही नहीं दे रहा है मेरे को। जागृति बिल्कुल कम बोलती है, देखो किसी के साथ घुलती मिलती नहीं, उसका स्टेटस बड़ा हाई है, हाइट तो देखो कितनी बड़ी है उसकी, तो स्टेटस भी हाई, बिल्कुल हाई लेवल डैश डैश वाली प्राणी है ये। तो क्या था, अभी जागृति का सीए बन गई और मस्त पैसा ऐसा कमा लिया, टेरिफिक रिच। जागृति की शादी थी, अब जागृति इतने पैसे वाली, इतनी रिच, क्या करे, किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, बहुत टेंशन था। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम फ्रंट पेज पे मेरी शादी है वानखेड़े स्टेडियम में, आ जाइए जो मुझे जानते हैं। बोले किस किस को कार्ड दूं मैं, बहुत डिफिकल्ट है। प्रणय आया मेरे पास, बोला सर जागृति की शादी है वानखेड़े में, चल रहे हो क्या? मैंने कहा इनवाइट ही नहीं किया सर, पब्लिक इनविटेशन है न्यूज़पेपर में। और बोले वानखेड़े में तो सर खाना अच्छा होगा। मैंने कहा फिर तो चलना ही चाहिए। फटाफट हम नीचे उतरे, प्रणय की साइकिल देखी हमने पंचर थी, लोकल ट्रेन से हम गए चर्च गेट। जैसे ही हम शादी में अंदर जा रहे थे, हमने देखा अरे गजब डेकोरेशन, बीच में वो ग्राउंड में पिच रहता है जहाँ बैटिंग करते हैं, उधर मंडप फेरे वाला, पूरे स्टेडियम में टेलीकास्ट हो रहा है, टीवी लाइव, कोई और चीज नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ जागृति की शादी। प्रणय तो असेसिंग ऑफिसर, घुसते समय वॉचमैन के पास वो एक मैनेजर बैठा था, उसको पूछा ग्राउंड भाड़े में कितने में मिलता है? बोला 10 करोड़ में। अंदर गया, कैटरिंग वाले को पूछा तुमको खाने का कॉन्ट्रैक्ट कितने में दिया? बोला 15 करोड़ में। डेकोरेशन वाले को पूछा कितने का डेकोरेशन? बोले 5 करोड़ का। फिर जागृति का जिसने ड्रेस डिजाइन किया था उसको पूछा कि ये ड्रेस कितने का है? बोले सिर्फ 4 करोड़ का। बोले दूल्हे का ड्रेस? बोले उसका पैसा भी जागृति मैडम ने दिया। बोले वो 6 करोड़ का। बोले ज्वेलरी जो पहनी हो कितने की? बोले 10 करोड़ की। प्रणय सब डायरी में लिखते जा रहे। शादी हुई, फेरे हुए, खाना वाना खाया, हम रिटर्न हो रहे थे तो जागृति जो गेट था उधर खड़ी थी, सबको बाय बोल रही थी, सबको रिटर्न गिफ्ट दे रही थी। बोले मेरी शादी में आए। हमारे आगे लाइन में हितेश खड़ा था। तो जैसे ही हितेश पहुंचा, जागृति ने बोला ये तेरे लिए स्विफ्ट कार, रिटर्न गिफ्ट। प्रणय की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बोले सर मस्त गिफ्ट दे रहे। हितेश के पीछे सूरज, सूरज को बोला ये ले सूरज तेरे लिए BMW गिफ्ट में रिटर्न। पीछे विष्णु प्रिया, उसको बोला ये तेरे लिए बाइक बुलेट। फिर देखा तो मैं और प्रणय का टर्न, और हमारे पीछे वैष्णवी। हम तीनों निकले, पहले प्रणय था, फिर वैष्णवी थी, फिर मैं था। तीनों को एक एक चांदी का सिक्का दे दिया रिटर्न गिफ्ट। मैंने बोला ऐसे कैसे? प्रणय बोला सबको कार बाइक और हमको चांदी का सिक्का। बोले तुम्हारी हमारी दोस्ती कैसी? सर ने मेरे को बहुत परेशान किया। मैं एब्सेंट रहती, मेरे को पूछते क्यों एब्सेंट? मेरी मर्जी, मैं सो रही हूँ, जबरदस्ती है आऊं मैं? ऐसे परेशान करते। क्लास में मैं कभी नहीं बोलूं तो बोलते बोलते क्यों नहीं? जबरदस्ती मेरे पे एग्जाम्पल देते, नहीं देना हो तुम्हें चांदी का सिक्का। प्रणय बोला मैंने क्या गुनाह किया? बोले तू कभी बात ही नहीं किया मेरे से। वैष्णवी बोली मेरे से क्या दुश्मनी? बोले तू तो पहले दिन से ही दुश्मन थी मेरी, इसलिए ऑफिस से भाग तेरे को, अभी इधर से भी भाग। बोले चांदी का सिक्का। बोले ओके। निकले हम, प्रणय को गुस्सा आया, बोले सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। बोले लेकिन सर समय समय की बात है। फिर जागृति की शादी हुई, शादी के बाद हनीमून करने के लिए बोली 1 महीना वर्ल्ड ट्रिप मार के आइए। फिर प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, रिटर्न फाइल किया, मैरिज एक्सपेंस ₹2,50,000। असेसिंग ऑफिसर अपना टोटल मार के रखी थी उसने, कितने करोड़ का था। तो उसने लेटर भेजा प्रिय एसएससी,
तुम्हारी शादी में मैंने सब रिकॉर्ड किया है, वीडियो के साथ, फोटो के साथ। खर्चा तुम्हारा है 70 करोड़, तुमने दिखाया 2,50,000, डिफरेंसेस रिकॉर्डेड एज योर इनकम। अब आप समझे खर्चे से इनकम कैसे पता चलती है। इसीलिए बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग इंडिया में शादी नहीं करते, इंडिया के बाहर, ताकि खर्चा काउंट करने असिस्टेंट ऑफिसर आ ही नहीं सकता। आप समझे। तो ये खर्चे के बेस पे पता चला ना कितना कमाया। फर्दर ये सेक्शन में लिखा हुआ है, वेयर एनी इनकम इज टैक्स्ड बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, नो डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड। अभी मेरे वाले एग्जाम्पल में तो वैसे भी पर्सनल एक्सपेंसेस था, तो वैसे भी डिडक्शन नहीं मिलता है, पर जहां पर ये डिडक्शन मिल सकता था वहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। बरोबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो अभी प्रणय असिस्टेंट ऑफिसर अपना, प्रणय के दोस्त कौन, ऋतिक, विवेक, हितेश, सूरज, रोहित, अक्षित, रजत नहीं है। तो ये सब बेचारे संडे संडे मिलते थे। ये सब जब ना माधुरी का क्लास में पढ़ाते, माधुरी बोलती है कि देखो अभी क्या है, मैं सब कैश में कलेक्शन लेती हूँ, तुम्हारा सबका पैकेज रहेगा साल का 10 लाख रुपया, पर मैं तुम्हें हर महीने 2,000 ही सैलरी चेक में दूंगी, बचा हुआ पैसा तुम्हें कैश ही लेना पड़ेगा। ये बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, पैसे से मतलब है। संडे संडे ये सब मिलते थे, पार्टी मनाते थे, डिसाइड करते थे कहाँ जाए। प्रणय बोलता था अपन कुछ विहार का वड़ा पाव खाएंगे, ये लोग बोलते थे आज अपन वो थाना में कोच्चे में कौन सी बड़े बड़े बार रेस्टोरेंट है उधर जाएंगे। प्रणय बोलता था मेरी सैलरी 30,000, किधर परवड़े, और बोले तुम तो 2-2 हजार कमाते हो, तुमको कैसे परवड़ता है। ये बोले तो छोड़ ना, तेरा पैसा हम देंगे, तो चल बस। प्रणय को बहुत शर्म आती थी, मैं 25,000 कमा के इनका खर्चा नहीं दे पा रहा, 2,000 कमा के मेरा पैसा। प्रणय परेशान हो गया। तो प्रणय बोला एक बार तो पता करना ही पड़ेगा। तो ये सब एक नंबर के बेवड़े, शक्ल से ही दिखते आपको, देखो फोकट का दारू देख के तो किधर भी आ जाओ। प्रणय ने अपने घर पे सब जगह कैमरे लगाए विद साउंड, इनको बोला आज की पार्टी मेरे तरफ से, अनलिमिटेड दारू, जितना पीना है पियो। बोले ऊपर मेरे घर पे टंकी में डाल दिया, नल चालू करो और पियो। अभी आप सोचो, भागे भागे आए ये तो। ऑफिस 6 बजे छूटता है, 3 बजे पढ़ने के घर पे ये लोग तो लंच के बाद ही आ गए। प्रणय ने इनको खूब पिलाई। फिर सब बिल्कुल टून, आपको तो टून हालत में कैसे आंखें आती बंद, आंखें मिली। प्रणय ने सबको बोला लाइन से खड़े हो जाओ। फिर पहला रोहित को 2 कान के नीचे बोला 1.5 फुट बहुत आवाज करता है तू। फिर एक हितेश को बजाया, बोला तेरे को मैं कब से देख रहा हूँ, क्लासेस के टाइम से रोज बाजू में लड़की चेंज हो जाती है, पैसा कहाँ से आता है तेरे पास इतना। हितेश का दारू पीता है, हितेश तो कांदा बटाटा खाता है, कैसा लगता है। फिर ऋतिक को तो इनकी सटक गई, सबने इसलिए बोला सब तुम 2,000 कमाने वाले भिखारी लोग मेरे को बोलते हो कि तेरा पैसा हम देंगे, खूब सुना रहा है। तो ये तो नशे में तो इंसान से सब सच निकल जाता है। तो ऋतिक पहले बोला आई के 2,000, 10 लाख पगार है मेरा 10। विवेक बोला 10 तो है, उसके अलावा 2-5 का घोटाला करके 15। नशे में सब उगल दिया, इसने सब रिकॉर्ड कर लिया। बोला हमारा एम्प्लॉयर हमको बोलता है कच्चे का पैसा है, तुमको कैश ही लेना पड़ेगा, चेक नहीं है, इसलिए हम करते। खूब रिकॉर्ड किया, सुबह सबको ट्रक में डाल के घर छोड़ के आया। बरोबर वाता है ना ट्रक ऐसे गिराने वाला। फिर गया ऑफिस, लेटर बनाया, पहला माधुरी को लेटर लिखा,
बोला मेरे पास खबर आई तुम सब अपने खर्चे जो है कैश में करते हो, तो बोले तुम्हारे 6 एम्प्लॉय मेरे पास है, सबकी पगार 10 लाख के ऊपर है, यानी कि 60 लाख माइनस तुमने उनको पे की 1 लाख, तो 59 लाख विल बी रिगार्डेड एज योर इनकम। माधुरी तो नाम से ही चालू है, आपको पता है, दिखती सीधी है पर खतरनाक प्राणी। प्रणय को बोला देखो तुम बोल रहे हो कि तुमने पता किया कि मैंने 60 लाख एक्सपेंस कैश में किया, बोले हाँ, 1 लाख व्हाइट में दिखा है, बाकी 59 लाख ब्लैक इनकम है, इसलिए तुम मेरा ब्लैक का इनकम ऐड कर रहे हो, बोले यस। बोले एक बात बताओ ना, 59 लाख मैंने कमाया ब्लैक में, इट इज माई इनकम, लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यू ओनली सेड आई पेड रेम्यूनरेशन, 59 lakh remuneration, net profit 0, no tax। प्रणय ने बोला सेक्शन 69D में लिखा हुआ है, where your income, undisclosed income is ascertained through undisclosed expenditure, no deduction of such expenditure shall be allowed। तो बोले तुमको खर्चा डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधा 59 लाख तुम्हारी इनकम है, उसमें से खर्चा लेस। बरोबर समझे क्या? हाँ या ना? इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ दारू नहीं पीने का, सब सच्चाई बाहर जाती। गांधी जी भी इसलिए नहीं पीते थे, मैं भी नहीं पीता हूँ, सच्चाई बाहर हो जाएगी सब, बड़ा रिस्की है वो, बराबर। तो इसलिए अभी आज से ही सोच लो आप, नहीं तो पढ़ना है जैसा असिस्टिंग ऑफिसर बैंड बचा देगा आपकी, उससे मतलब नहीं। बेईमानी का पैसे में खर्चा क्या का, टैक्स तो दिया नहीं, पहला टैक्स दो, अभी और कितना होगा किसको मालूम, शराफत से करते थे तो ना कहा बोला था, बरोबर। यहाँ तक समझा आपने को? उसके बाद आता है एनी अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन अकाउंट ऑफ हुंडी। हुंडी इज नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हुंडी मतलब क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? अभी क्या होता है, जो कैश मार्केट होता है, जैसे कालका देवी है, भिवंडी है, उल्लासनगर है, यहाँ सब काम आंगड़िया से चलता है, पैसा पूरा हवाला से ही काम होता है, उधर कोई चेक वेक नहीं चलते। अभी तो फिर भी थोड़ा जीएसटी सब आने के बाद चलने लगा है, पहले तो सब ऊपर का ऊपर काम चलता था। मतलब आप सोचो 100 गाड़ी का माल कैश में चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता, और वो बिल घूमते रहते थे। मतलब चोरी के धंधे में इतनी ईमानदारी होती थी इनकी, समझो उस मार्केट में मैं एक हूँ, मैंने इसको एक चेक दिया अकाउंट पे मेरा, ये किसी और को देगा, वो किसी, लास्ट में मुझे मालूम ही नहीं हो कौन से के अकाउंट में जमा होगा, ऐसा सब बहुत चलता था। और पैसा उठाने के लिए लोग वो बिल के बेस पे पैसा उठता था। जैसे अभी समझो मैंने हितेश को माल दिया, तो हितेश को माल दिया तो हितेश ने मुझे चेक दिया, वो चेक पे मुझे पैसा मिल जाएगा बाजार में उधार। अरे हितेश का चेक है ना यार, वो 1 महीने बाद देने वाला, 1 महीने के लिए उधार दे देना, ब्याज ले लेना, ऐसे चलता था सब। और वो पार्टी को मैं हितेश का चेक दे दूंगा, वो मुझे कैश दे देगा, अब उसको पैसे की जरूरत नहीं तो चेक उसके पास पड़ा रहेगा, ड्यू डेट को अपने खाते में डाल देगा, पैसा आ जाएगा, उसको चाहिए तो किसी और को देगा, ऐसे मार्केट में पैसा घूमता रहा, सब कैश में काम होता था। तो उन्होंने क्या बोला, वेयर इट इज फाउंड दैट एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अकाउंट ऑफ हुंडी, मतलब ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइप के ट्रांजेक्शन से, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और डीडी, मतलब बैंक से बोरो नहीं किया आपने, मतलब अगर समझो मैं किसी से बोरो करता हूँ, उससे चेक लूँ तो पता चल जाए ना मैंने कैश में बोरो किया। बोरो कैश में किया तो बोरो करते समय मेरी इनकम हो जाएगी, बोरो चेक में किया अकाउंट पे ही चेक तो इनकम नहीं होगी, पर समझो मैंने रीपे कैश में कर दिया तो इनकम हो जाएगी रीपेमेंट के समय। बोरोड और रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक और डीडी तो मेरी इनकम हो जाएगी। चेक में बोरो किया, चेक में रिपे किया, कोई टेंशन नहीं। कैश में बोरो किया, टैक्स हो गई, अब रिपे कैश में करो चेक में करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही बार टैक्स होती है ना इनकम, बरोबर समझे? मतलब ये वो ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए सेक्शन आया जो हम कैश में करते हैं, और उनको पकड़ा गया था, समझ में आया? बरोबर से ये पहला वाला पार्ट था जहां प्रीवियस ईयर इज ईयर ऑफ डिस्क्लोजर, जब पता चला तब की इनकम।
बरोबर, हाँ या ना? ये नोट्स में दिया हुआ है प्रिंटेड, ये आपको बाद में रीड करना है। मैं जरा एक बार सेव करके वापस आता हूँ और दूसरा वाला पार्ट समझाता हूँ जहाँ असेसमेंट ईयर इज प्रीवियस। चाहिए तो एक बार नाम वाम रीड करके आ जाइए।